हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि अगर दो प्लेट हैं जो क्या करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें से एक धनावेशित प्लेट है और दूसरा ऋणावेशित प्लेट है। इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। और इनके बीच क्या भरा हुआ है, निर्वात या वायु स्थित है। क्लियर होगी बात। वही अलमारी जहां बैठते हैं उसके नीचे उस साइड में। तो अब ये हो गया डी। क्लियर हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गया। और इनके बीच क्या है, निर्वात है, खाली स्थान। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। और इस स्थिति में जो इसकी जो धारिता हुई C = ε0A/d, ये प्रूव करके बताया जाता है। जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, C क्या है, संधारित्र की धारिता है, A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच की दूरी है। इतनी बात मैंने आपको वहां पर बताई थी। अब उसके आगे हम चर्चा करेंगे। आज इतनी बातें सिखाई थी, आज हम उसकी आगे चर्चा करेंगे और हम ये कहेंगे कि यदि यहां इनके बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए पूर्ण रूप से, यानी दोनों प्लेटों के बीच एक प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया जा रहा है, पूर्ण रूप से भर दिया गया। समझ नहीं आ रहा, यानी जो डी डिस्टेंस है इन दोनों प्लेटों के बीच, इस पूरे डिस्टेंस में पूरी तरह से किसी प्रावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए तो इस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग क्या होगा, परावैद्युत का धारिता पर प्रभाव। Effect of dielectric on the capacitance. या एट जो भी लिखना चाहे एट लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कैपेसिटेंस, प्रावैद्युत का धारिता पर प्रभाव। तो अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। सारी बातें पहले ही बताई जा चुकी है, इसलिए बहुत आराम से आप इस चीज को समझेंगे कि जब पहली स्थिति में जब इन दो संधारित्रों के प्लेटों के बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ नहीं होता है, ठीक,
और इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? कितना है? सिग्मा। इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। मेरी बात सुनिए, जब प्लेटों के बीच कोई भी निर्वात या वायु हो, अर्थात कोई प्रावैद्युत नहीं है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। अतः विद्युत क्षेत्र क्या होगा? आपको बताया जाएगा। अतः विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये प्रूव करके बताया जाता है। विद्युत क्षेत्र E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। E0 से आप डरेंगे नहीं कि सर वहां पर तो आपने E लिखा था, यहाँ पर E0 क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर हम दो पृष्ठों में विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए एक को हमने E0 मान दिया और बाद की स्थिति का मतलब अभी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? जो वायु नहीं है, सॉरी प्रावैद्युत नहीं है, तो हमने इसको E0 मान लिया, E0 बोल सकते हैं। और अभी जब हम ये मानेंगे कि इनके बीच क्या भरा हुआ, प्रावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो उस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम E मान लेंगे। इसलिए एक को E0 माना गया, दूसरे को E मान सकते हैं। आपकी इच्छा हो एक को E माने, दूसरे को E' माने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े लोग, तो यहाँ पर आवेश घनत्व क्या हो गया? अतः सिग्मा का विद्युत क्षेत्र E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण 1। ये बात क्लियर हो गई। और इसलिए इनके बीच का जो है डिस्टेंस हो क्या है? D है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसलिए विद्युत क्षेत्र जो है V है, इसलिए प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर किसे बताया गया था आपको? E0D बताया गया, नहीं बताया गया? V बराबर किसे बताया गया था? E0D के। और इसलिए C बराबर यहां से मिला था क्या? एप्सिलॉन 0A अपान D। ये बात बताई गई। E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, इसलिए प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V बराबर किसके हो गया? E0D के। और यहां से C इज इक्वल टू आपको क्या मिला था? C की यहाँ पर लिख दीजिए C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपान D मिला था। कैसे मिला था? अगर इस समय प्लेटों के बीच में विभवांतर V0 माने तो V0 इज इक्वल टू हो गया E0D। E0 की वैल्यू आपने रख दी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इनटू D। ये पुरानी बात चल रही है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? प्लेटों के बीच का विभवांतर V0 इज इक्वल टू क्या होगा? E0 इनटू D। V0 की वैल्यू हो गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इनटू D, क्योंकि E0 की वैल्यू है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और C0 इज इक्वल टू आप क्या जानते हो? C बराबर आपको क्या बताया जाता है? C बराबर आपको बताया जा चुका है Q अपान V। बताया जा चुका है कि नहीं बताया? C इज इक्वल टू Q अपान V बताया जा चुका है। क्लियर? तो इसलिए यहां से हमने C की यहाँ पर C0 लिख दिया, Q की यहाँ पर Q लिख दिया, क्योंकि चार्ज कितना है? Q है। बोलो। अब विभवांतर कितना है? V0। क्लियर हो गया? और यहां से Q और V0 की वैल्यू रखने पर आपको C0 इक्वल टू क्या मिला था? एप्सिलॉन 0A अपान D। ये समीकरण 2। ये बात समझ गए? ये पुरानी बात है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। ये पहले की स्थिति हो गई कब? जब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जब प्लेटों के बीच प्रावैद्युत नहीं था। अब हम बात करेंगे कि जब प्लेटों के बीच क्या है? प्रावैद्युत आ गया। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं।
याद कीजिए, जब मैंने बताया था, याद कीजिए जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि अगर जब प्लेट क्या होते हैं, प्लेटों के बीच, दो प्लेट है उनके बीच क्या रख दिया जाता है, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। इस तरह से जो माइनस प्लस होने के कारण यहाँ पर एक माइनस सिग्मा पी उत्पन्न हो जाता है और इधर क्या उत्पन्न हो जाता है, प्लस सिग्मा पी। बताया गया था नहीं बताया गया था? ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि इस तरह से जब जो है दो प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत को रखा जाता है तो क्या होते हैं, वो ध्रुवित हो जाते हैं और उनके ध्रुवण के कारण धन प्लेट के समीप ऋणावेश बचता है, ऋण प्लेट के समीप धनावेश बचता है। क्लियर हुआ नहीं हो रहा है? और उसके कारण धन प्लेट के समीप यहाँ पर माइनस सिग्मा पी पृष्ठावेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर प्लस सिग्मा पी पृष्ठावेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। और हमने बताया था कि अगर इसका पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है तो इसका पृष्ठावेश घनत्व क्या मानते हैं हम, माइनस सिग्मा मानते हैं, बताया चुका है। और परिणामी सिग्मा घनत्व मैंने क्या बताया था, इस पर माइनस सिग्मा पी होगा तो इस पर क्या होगा, माइनस सिग्मा पी। ये बातें आपको बताई जा चुकी थी और मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। तो आज वो उस चीज का इस्तेमाल होने वाला है। हमने प्रावैध देखा आपने कि जो बात अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि सब उसको क्यों पढ़ाए थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि उन बातों को क्यों सिखाया गया था, ताकि हम उन चीजों की चर्चा करके हम ये जान सकें कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब किसी प्रावैद्युत को दो प्लेटों के बीच रख दिया जाता है तो क्या होता है, प्लेटों पर क्या होता है, क्या होता है, आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है जिसे सिग्मा पी से प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रकार प्लेटों पर जो परिणामी पृष्ठावेश घनत्व होता है वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी के बराबर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वही बात हमको यहाँ पर आकर लिख देनी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो ये बात यहाँ पर लिखा है, क्या, यदि प्लेटों के बीच किसी प्रावैद्युत को पूरी तरह से भर दिया, पूरी तरह से क्या किया जाए, भर दिया जाए। प्रावैद्युत को पूरी तरह से भर दिया जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके बीच, इनके बीच के खाली स्थान को क्या किया जा रहा है, प्रावैद्युत से भर दिया जा रहा है, जिसका प्रावैधतांक कैपिटल के है, कैपिटल के है, तो प्रावैद्युत के ध्रुवित होने के कारण, प्रावैद्युत के क्या होने के कारण, ध्रुवित होने के कारण, मुझे लगता है वो क्लियर हो रहा होगा, कारण प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेटों के पृष्ठ आवेश
हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देखा आपने, इसमें भी सिग्मा माइनस, यहां पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गया और वहां पर हो गया माइनस सिग्मा पी हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इतनी बात समझ आ गई? अर्थात प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी हो जाता है। प्लस माइनस सिग्मा माइनस, यानी पहले प्लेट पर सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी और दूसरे प्लेट पर माइनस सिग्मा पी पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है, समझ आ रहा होगा। अब इतनी बात समझ आ गई, यानी पहले जो पृष्ठ आवेश घनत्व था, जब दोनों प्लेटों के बीच वायु था तो जो पृष्ठ आवेश घनत्व था वो सिग्मा था, प्लस माइनस सिग्मा, यानी एक पर प्लस दूसरे पर माइनस। लेकिन अब चेंज हो गया, क्योंकि ध्रुवण के कारण अतिरिक्त पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो रहा है, वो सिग्मा पी है, जिसके कारण प्लेटों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? प्लस माइनस सिग्मा पी। और जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वो प्रयोगों द्वारा माना गया कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपान के। प्रयोगों द्वारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या माना गया? सिग्मा अपान के माना गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतनी बात समझ के लिए, लेकिन समझ गया यानी प्रैक्टिकली ये माना गया कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसके इक्वल है? सिग्मा अपान के इक्वल है, क्योंकि ये माना जाता है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी सिग्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। भले इस बात को चाहिए, अगर मैं चाहूं तो मैं लिख दूं इस बात को कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी पृष्ठ आवेश घनत्व के सिग्मा के अनुक्रमानुपाती तो जब भी अनुक्रमानुपाती यानी क्या होगा कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी अनुक्रमानुपाती किसके हो गया? सिग्मा के, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा अनुक्रमानुपाती किसके हो गया? सिग्मा के। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, किस तरह से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया, यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया और सिग्मा अनुक्रमानुपाती यहाँ पर इस तरह किससे गुणा कर दिया? के से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अक्सर जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो जो है जो स्थिरांक है उसका गुणा यानी के को ऊपर ही लेते हैं, यहाँ पर तो बटे में ले लिया आपने, इससे आपको चिंतित नहीं होगा। ये बटे में क्यों लिया गया? प्रैक्टिकली देखा गया है। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये सिग्मा बटे क्यों लिखा गया, के बटे में क्यों लिखा गया। क्लियर नहीं हो गया? इसका मतलब आप यहां से ये समझ सकते हैं, अगर व्यवहारिक भाषा में समझना चाहें, कि प्रेरित आवेश घनत्व, ये जो अंतर है पृष्ठ आवेश घनत्व और प्रेरित आवेश घनत्व का जो अंतर है वो पृष्ठ आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती यानी उसके बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन प्रावैल्युतांक बढ़ने पर क्या होता है? घटता है, इसलिए बटे में रखा गया है। क्लियर हो गया? तो ये बटे के वो सामान्य स्थिरांक नहीं है, बल्कि ये क्या है? उस प्रावैल्युतांक का क्या है?
जिसका परावर्तन कैपिटल के है, ये स्थिरांक कौन लिया गया है, वो परावर्तक का परावर्तक लिया गया है। सुनाई की बात करिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सिग्मा माइनस सिग्मा बी किसे आलोचना सिग्मा के अनुपाती होगा, इसलिए सिग्मा माइनस सिग्मा बी हो गया सिग्मा अपान के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये बात समझ में आ गई? मुझे लगता है समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब देखिए ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम लोग चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? हम लोग चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? धारिता के बारे में। अच्छा, धारिता कैसे मिलेगी? सबसे सोचिए, अगर धारिता के लिए हमको क्या चाहिए? C बराबर Q अपान V। प्लेटों के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो पहले था वही आज अब भी है। चाहे जब वायु था तब भी प्लेटों का चार्ज Q था, और जब परावर्तन कर दिया गया तब भी चार्ज क्या है? Q ही है। इसलिए हम इस अगर हमको विभवांतर मिल जाए तो हमको बाद की धारिता मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? तो अब हमारा मकसद हो गया V निकालना। बहुत ध्यान सुनते रहिए। तो अगर अब V और V बराबर किसके होता है? E इंटू D के। यानी सबसे पहले हमको क्या चाहिए? धारिता चाहिए। धारिता बराबर C बराबर किसके होता है? Q अपान V के। Q में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी अगर हमको V मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है V कैसे मिले? तो फिर क्वेश्चन आता है कि यार V इक्वल टू तो E इंटू D होता है, तो D में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर E मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो क्वेश्चन उठता है कि अब E कैसे मिले? तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? E के बारे में। और हमको पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यानी अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो E विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो देखिए, पहले पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 था। लेकिन सॉरी फिर से सुनिए, पहले पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था? सिग्मा, और अब पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो गया? सिग्मा माइनस सिग्मा P। अब पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो गया? सिग्मा माइनस सिग्मा P। ध्यान सुनिए मेरी बात। पहले तो जब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा था तो विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यानी E0 बराबर आपको क्या बताया गया? E0 बराबर बताया गया था सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, बताया गया, बताया गया। लेकिन अब क्या होगा? अब परिस्थिति बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व बदल गया। तो इस परिस्थिति में देखिए, इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। लेकिन अब क्या हो गया? पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो गया? सिग्मा माइनस सिग्मा P। तो यहां पर अब देखिए विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा की जगह पर क्या लिखेंगे? सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन 0। तो बात समझ आई कि हमने विद्युत क्षेत्र क्यों निकाला? हमने विद्युत क्षेत्र इसलिए निकाला क्योंकि हमको विभवांतर चाहिए। और विभवांतर हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हमको धारिता चाहिए। और धारिता क्यों चाहिए? क्योंकि हम टॉपिक हमारा यही है कि परावर्तक को बीच में रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले जो विद्युत क्षेत्र E0 अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 था, ये कब था? जब दोनों के बीच वायु था। अब वो परिवर्तित होकर के जब इसके बीच परावर्तक भर दिया गया है, तो इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र हो गया वो E हो गया, जो इन पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया वो सिग्मा माइनस सिग्मा P हो गया। इसलिए विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। डिस्टेंस तो बदला नहीं, डिस्टेंस में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इसलिए विभवांतर क्या हुआ? V इज इक्वल टू E इंटू D के, और E की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपान सिग्मा P, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन 0 इंटू D। लेकिन सिग्मा माइनस सिग्मा P किसके इक्वल है? सिग्मा अपान के। तो ये वैल्यू उठा करके यहां पर हम रख दें तो
सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह हम क्या रख रहे हैं, सिग्मा पान के, तो सिग्मा ऊपर जाएगा और के बटे में आएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा पान के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये हो गया कहां से, समीकरण 3 से, क्योंकि सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसके, सिग्मा पान के क्या है कि नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो अब हमको पहले हमने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर क्या निकाला, विभवांतर निकाल लिया या नहीं निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, धारिता, क्योंकि Q इक्वल टू C इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, Q अपान V लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो समझ में आएगा कैसे कैसे किया गया, समझ में आएगा कैसे कैसे किया गया। मुझे लगता है क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से लिखेंगे इसलिए संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V, C इज इक्वल टू Q अपान V। तो देखिए ये V है, तो C बराबर Q भी रहेगा और V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू, तो C इक्वल टू किसके हो गया, Q अपान V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। क्लियर हो गया। अब के एप्सिलॉन 0 कहां चला जाएगा, ऊपर, के एप्सिलॉन 0 कहां चला जाएगा, ऊपर। Therefore C is equal to Q into K epsilon 0 upon sigma into D। अब सिग्मा क्या है, इसका आवेश घनत्व है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू किसी होगा, Q अपान A बताया जा चुका है। इसका आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू किसके होगा, Q अपान A के। तो रख देंगे इसकी वैल्यू, C इज इक्वल टू Q into K epsilon 0 अपॉन सिग्मा की वैल्यू लिख दिया हमने Q अपान A इंटू डी। लिख देंगे चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, A कहां चलाएगा, ऊपर, इसलिए C इज इक्वल टू क्या मिला, C इज इक्वल टू मिला K एप्सिलॉन 0 A अपान D। C इज इक्वल टू मिल गया के एप्सिलॉन 0 A अपान डी। अर्थात यदि दो प्लेट हैं जिन पर आवेश समान है, कितने ही डजंट मैटर, लेकिन आवेश समान होने चाहिए, और उन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो जो और उनके बीच एक प्रावैधिक भरा हुआ है जिसका प्रावैधिकांक कितना है, k है, तो उसकी धारिता C इज इक्वल टू किसके होगी, के एप्सिलॉन 0 A अपान डी होगी। फिर सुनिए, कोई प्रावैधिक दो प्लेटों के बीच भरा हुआ है जिनमें प्रत्येक पर प्लेट पर आवेश समान है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, और जिस प्रावैधिक को भरा गया है उसका प्रावैधिकांक कैपिटल K है। तो इस संधारित्र इन प्लेटों से बनी हुई समांतर पट्टिका संधारित्र की या समांतर प्लेट संधारित्र की या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगा, जो धारिता होगी, वो C इक्वल टू किसके होगी, के एप्सिलॉन 0 A अपान डी होगी। और अब अभी हमने शुरुआत में आपको बताया है कि C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान डी। ये सूत्र कब बताया गया है, जब निर्वात में या वायु में, अर्थात इनके बीच क्या है, वायु है, तो धारिता क्या होगी, एप्सिलॉन 0 A अपान डी। तो अगर यहां से आप तुलना करें, इन दोनों की तुलना करें, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान डी, उसको मैंने मेरे ख्याल से समीकरण 1 माना था, अगर नहीं माना है तो फिर भी ध्यान दें। तो हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 A अपान डी, एप्सिलॉन 0 A अपान डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं। इसलिए C इज इक्वल टू हो गया KC0 हो गया। देखिए K A हो गया, C
सी की जगह पर सी लिख दिया, के की जगह पर के लिख दिया और एप्सिलॉन 0 a अपॉन d की जगह पर हमने लिख दिया सी 0। अब आपसे मैं पूछूं कि ये कौन, अगर आपसे चर्चा की जाए कि C इक्वल टू के सी 0 से आप क्या समझते हैं, तो C क्या है, धारिता है। कब, किसकी धारिता है, संधारित्र की। कब, जब किसी प्रावैद्युत को उनके बीच पूरी तरह से भर दिया जाता है। क्या है, K क्या है, प्रावैद्युतांक है, और C0 क्या है, वो धारिता है जब इन प्लेटों के बीच कोई वैद्युत नहीं है, कोई प्रावैद्युत पदार्थ नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हेडिंग का मतलब, कि आपको बताया गया है कि प्रावैद्युत का धारिता का पर प्रभाव। तो क्या देखा आपने कि यदि किसी संधारित्र की धारिता कितनी है, C0 है, C0 है, तब जब उसके बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ नहीं है तो वही C की धारिता C हो जाएगी, और C बराबर किसके हो जाएगा, K इंटू C0 हो जाएगा। अर्थात प्रावैद्युत को रखने पर, प्लेटों के बीच प्रावैद्युत को रखने पर धारिता बढ़ जाती है, और कितने गुणे बढ़ जाती है, K गुणे बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि C इज इक्वल टू K इंटू C0, अर्थात C0 पहले था, K से गुणा हो गया और धारिता मिल गई। इसका मतलब है कि, फिर से सुनिए, कि अगर दो प्लेटों के बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाता है तो उसकी जो धारिता होती है वो K गुना होती है। किस धारिता की, उस धारिता की जब उनके बीच कोई पदार्थ नहीं भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि K का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। निर्वात या अवायु की स्थिति में तो K इक्वल टू 1 होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहीं पर देखिए, अगर K इक्वल टू 1 हम रख दें, अब ये सूत्र कॉमन हो गया, सबके लिए हो गया। क्यों, क्योंकि अगर K इक्वल टू 1 रख दें तो C इक्वल टू क्या हो गया, C0 हो गया कि नहीं हो गया। अगर K इक्वल टू 1 रख दें तो C इक्वल टू C0 हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी ये जनरल फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इस स्थिति में C बराबर C0 हो गया, और जो कि निर्वात या अवायु की धारिता है कि नहीं। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रावैद्युत पदार्थ को रखने पर, किसके बीच में, संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखने पर उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है, जहां K उस प्रावैद्युत का प्रावैद्युतांक है जो उन प्लेटों के बीच रखा गया है। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या मिला आपको कि प्रावैद्युत पदार्थ रखने पर क्या होगा, संधारित्र की धारिता बढ़ेगी या घटेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक छोटा सा टॉपिक, प्रूफ इसका नहीं है, मैं अलग से आपको समझा देता हूं कि यदि कोई प्रावैद्युत इस प्रकार से है, यदि कोई प्रावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से ना भर करके ऐसे भर दिया जाए, यानी D दूरी तक नहीं भरा गया है, बल्कि इस पदार्थ के जो है T मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ है। कितनी मोटाई का, T मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ है जो इनके बीच में भरा हुआ है, जबकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। तो पहले स्थिति में क्या हुआ था, पूर्ण रूप से भरा हुआ था, अब आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो जब आंशिक रूप से भरा हुआ है तो इस स्थिति में जो संधारित्र की धारिता होगी वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T बाई K होगी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T अपान K। क्लियर हो गया। यदि ये कब होगा, यदि कोई प्रावैद्युत पदार्थ, इसका प्रूफ आप अपने मन से कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे कोई समस्या होगी तो बताएंगे। तो कोई प्रावैद्युत पूर्ण रूप से ना भर करके T मोटाई का एक प्रावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और T जो है वो T से कम है, तो इस स्थिति में जो संधारित्र की जो धारिता होगी उसी स्थिति में क्या होगी, एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T बाई K, जहां एप्सिलॉन 0 को आप जानते ही हैं। A क्या है, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। T क्या है,
उस प्रावैधिक पदार्थ की मोटाई है, और के क्या है, प्रारब्ध काम है। इस तरह का एक सवाल आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अगर आप उस सवाल को लगाएंगे तो इसका प्रूफ आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो कल हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। बस आज की कहानी समाप्त होती है, फिर मिलते हैं कल। कोई समस्या होगी तो जरूर बताएंगे। धन्यवाद।